नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। इस वक्त की बड़ी खबर, आर पार के मूड में है गुर्जर नेता विजय बैंसला का बयान सामने आया। हमें वार्ता का कोई न्योता नहीं मिला, न्योता मिला भी तो बैठक में नहीं जाएंगे। न्यूज 18 से फोन पर विजय बैंसला ने बात की। आज 4 बजे वार्ता के लिए नहीं आएंगे गुर्जर नेता। रात को मंत्रिमंडलीय उप समिति ने दिया था वार्ता का न्योता। कर्नल बैंसला, गुर्जर नेताओं को यह न्योता दिया गया था, सरकार हमारी मांगे पूरी करे, ऐसा विजय बैंसला का कहना है। 1 नवंबर से गुर्जर आंदोलन होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गोवर्धन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोवर्धन, साफ तौर पर कहना है विजय बैंसला का कि अब वो वार्ता में नहीं जाएंगे। वार्ता के लिए निमंत्रित भी किया गया था। अब 1 नवंबर से ये तय कर लिया है विजय बैंसला ने कि ये आंदोलन किया जाएगा। क्या रूपरेखा रहने वाली है और किस तरह का सरकार का जो है वो इस पर टेक रहेगा? देने की बात सामने आ रही थी, लेकिन विजय बैंसला ने साफ तौर से कह दिया है कि एक तो उन्हें औपचारिक तौर से वार्ता का न्योता नहीं मिला, दूसरे अगर वार्ता का न्योता मिला भी तो गुर्जर नेता, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़ा हुआ कोई भी नेता है वो वार्ता के लिए जयपुर मंत्रिमंडलीय उप समिति के पास में नहीं आएगा। गुर्जरों ने ये डिमांड रखी है कि अगर उनकी मांगे सरकार ने पूरी कर दी है तो वो समाज की जाजम पे आकर के बता दें कि ये मांगे पूरी हो गई है, वे मान जाएंगे। इससे कम पर किसी भी तरह की कोई वार्ता की बात से विजय बैंसला ने इनकार किया है। तो डेडलॉक बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि वार्ता के लिए हमेशा उनके दरवाजे खुले हैं, लेकिन गुर्जर नेताओं का ये कहना है कि अब वार्ता के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है, उनको अपनी मांगे पूरी चाहिए। तो अब आगे देखना होगा। 1 तारीख से आंदोलन का गुर्जर नेताओं ने ऐलान कर रखा है, लेकिन सरकार के स्तर से जो वार्ताकार है, मध्यस्थ है, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि 1 तारीख से पहले गुर्जर नेताओं को मना लिया जाए। देखना होगा क्या आगे रुख सरकार और गुर्जर नेताओं का रहने वाला है। जी गोवर्धन, इसके अलावा अगर 1 नवंबर को ये आंदोलन पर जाते भी हैं तो पिछली बार सरकार ने जिस तरह की कोविड-19 को लेकर गाइडलाइंस जारी की थी, इस बार भी की जा सकती है, क्योंकि भीड़ इकट्ठी होगी वहां पर आंदोलन के समय और नियमों की धज्जियां स्वाभाविक तौर पर उड़ेंगी। बिल्कुल, देखिए कोविड का वक्त होने की वजह से आंदोलन में लोगों का इकट्ठा होना बहुत ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। साथ ही जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन भी नहीं हो पाता, जो महामारी एक्ट है उसका भी खुला उल्लंघन होता है। लेकिन पिछली बार भी गाइडलाइन जारी की गई थी, सब नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी आंदोलन स्थल पर भीड़ जुटी, लोग वहां पर बड़ी तादाद में आए और जो सरकारी अमला है वो दूर खड़ा हुआ सब कुछ देखता रहा, क्योंकि ये संवेदनशील मुद्दे होते हैं, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे होते हैं, तो ऐसे में कठोरता की नहीं जा सकती। 1 तारीख का जो आंदोलन है उसमें भी लग यही रहा है कि जिस तरह का सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको देखते हुए ज्यादा सख्ती प्रशासन कर नहीं पाएगा नोटिस देने के अलावा, और इसीलिए 27 पर गौर किया जा रहा है। जी गोवर्धन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और इधर नगर निकाय चुनाव की वोटिंग जारी है। पहले चरण के 3.5 घंटे पूरे हो चुके हैं। पहले चरण के लिए वोटिंग चल रही है। शाम 5:30 बजे तक ये वोटिंग होगी। 3 निगमों के लिए ये वोटिंग की जा रही है। गाइडलाइन और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो पहले चरण की वोटिंग है और 5:30 बजे तक शाम को वोटिंग चलेगी। और इसके बाद स्क्रीन पर वोटिंग की तस्वीरें आप देख सकते हैं। जगह जगह फिलहाल नगर निकाय चुनाव की वोटिंग जारी है।
न्यूज 18 की टीम नगर निकाय चुनाव के महा कवरेज पर हर पोल पर और बूथ पर मौजूद है। आप 5 कैमरों की नजर से वोटिंग देख सकते हैं। नगर निकाय चुनाव के अंदर ये वोटिंग की जा रही है। ये 5 कैमरों की मदद से 5 अलग अलग बूथ की तस्वीरें और ये 10 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर 10 कैमरों की मदद से, जहां पर इस समय चुनाव जारी है। 5:30 बजे तक ये चुनाव चलेंगे, वोटिंग की जाएगी। प्रथम चरण का ये चुनाव है। निकाय चुनाव का रण इस समय शुरू हो चुका है और वोटिंग जारी है। वोटिंग के लिए खासो आम सभी में काफी उत्साह देखने को मिला। तस्वीरों में देखिए जब राजनीति के दिग्गज वोट करने पहुंचे। जोधपुर नॉर्थ के वार्ड 57 में वैभव गहलोत अपने परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे। जयपुर हेरिटेज में पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने भी मतदान किया। वहीं दिग्गजों में पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल ने भी महाराज स्कूल के मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंची। इस दौरान उनके पति शरद खंडेलवाल भी मौजूद रहे। जोधपुर में कांग्रेस के प्रति मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छा पब्लिक में रिस्पांस है, अच्छे कार्यकर्ताओं में जोश है और जोधपुर में नगर निगम चुनाव को लेके इन जनरल भी मैंने महसूस किया कि अच्छा रिस्पांस जनता चाहती है कि पिछला जो भाजपा का वोट है वो एक तरीके से फेलियर था, उसको देखते हुए कड़ी से कड़ी जोड़ने का जनता ने निर्णय ले लिया है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, उसी को देखते हुए ताकि कड़ी जुड़े, क्योंकि नगर निगम चुनाव वो चुनाव होते हैं जो बेसिक शहर के चुनाव हैं। ये अगर कड़ी जुड़ती है तो मेरा मानना है कि निश्चित तौर पे जोधपुर के विकास को गति मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। निश्चित रूप से एक तो महिला हमारे कार्यकर्ता काफ़ी हैं, जितने हमारे रिजर्व थी उसके अलावा भी हमने महिला कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है। मेरा मानना है कि आज जिस तरह का परिवेश है उसमें महिला कहती है कि काम के ऊपर अधिकार हमारा है, हर चीज़ के ऊपर बराबरी का अधिकार है और उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया। आज जब चांद पर महिला जा सकती है, हमारा जेट एयरवेज उड़ा सकती है, फाइटर प्लेन उड़ा सकती है, पहाड़ की चोटी पर पहुंच सकती है, तो यहाँ भी लोकतंत्र में भी महिलाएं जो पहुंची हैं उन महिलाओं ने बहुत उत्कृष्ट परिणाम दिखाए हैं। देखिए, मैं निश्चित रूप से सभी लोगों से अपील करना चाहूंगी कि आप मतदान केंद्रों पर पधारें, क्योंकि ये हमारे शहरी सरकार का चुनाव है, हमारे लोकल जनप्रतिनिधि का चुनाव है और उसमें हम जैसा प्रतिनिधि चाहते हैं वो चुनना हमारी जिम्मेदारी है। सरकार ने पूरी व्यवस्था की है, चाहे वो सैनिटाइजेशन की हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की हो और चाहे मास्क के लिए अवेयरनेस की बात हो। सरकार ने पूरी व्यवस्था की है, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ मतदान करने के लिए पधारें। वहीं जयपुर नगर निगम हेरिटेज के लिए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी मतदान किया। वार्ड 47 में उन्होंने वोट कास्ट किया। लोकतंत्र के इस उत्सव में एक एक मत बहुत महत्वपूर्ण है और अभी आप देखिए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास अभी मत देकर आए हैं, सपत्नीक यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, एक एक वोट बड़ा महत्वपूर्ण, आपने भी मतदान किया है, क्या कुछ कहें? देखिए, वार्ड नंबर 47 है, यहाँ से हमारी कांग्रेस की उम्मीदवार चित्रा खडोलिया चुनाव लड़ रही है। एक पढ़ी लिखी यंग महिला है, मैं मेरी पत्नी के साथ यहाँ पर आया हूँ। ये वार्ड छोटे हो गए हैं और हर वार्ड के लिए मैंने आज कह दिया है सबसे। आज तक मैं एक बार पृथ्वीराज नगर में जब पढ़ता था लड़ने गया, सरकारें कितनी आ गई, चाहे कांग्रेस की बीजेपी की, मैंने कह दिया नहीं टूटेगा तो पृथ्वीराज नगर नहीं टूटा। मेरे ऊपर मुकदमे लगे, झंझट हुए, आंदोलन हुए। आज मैं फिर वादा कर रहा हूं जयपुर की जनता से, सब हाथ के निशान का बटन दबाओ, कांग्रेस के पार्षदों को जिताओ। वार्ड नंबर 47 से ये मेरा वार्ड है जहां से चित्रा खडोलिया कांग्रेस की उम्मीदवार है, इसको भी जिताओ, बाकी पार्षदों को जिताओ, बोर्ड बनाओ हेरिटेज में और ग्रेटर में। मैं जबान देता हूं, मैं ये नहीं कहूंगा जयपुर की जनता को कि पार्षद के पास जाओ, मैं खुद जनसेवक हूं, मैं जनता का नौकर बनकर हर वार्ड में जाऊंगा, हम जीतेंगे। और हर अधिकारी, मैं मंत्री हूं, एक मंत्री जनसेवक होता, मैं खुद बिठाऊंगा सब अधिकारियों को साथ और विद इन 3 मंथ हर कॉलोनी की समस्या का समाधान करूंगा। मैं उसके लिए ये नहीं कहूंगा पार्षद के पास जाओ, जैसे बीजेपी वाले करते हैं ना, पार्षद है उसके पास जाओ, वहां से काम करा लो। जो मैं कहता हूं वो करता हूं। वार्ड छोटे हुए हैं तो उम्मीदें बढ़ी हैं जनता की। उम्मीदें जनता की क्यों नहीं बढ़ेगी? ये जनता का अधिकार है। कोरोना संकट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नारा दिया कोई भूखा नहीं सोएगा, तो नहीं सोने दिया। राजस्थान में करोड़ों लोगों तक सूखे राशन के किट सरकार ने भेजे। कांग्रेस का कार्यकर्ता, पुलिस सब लगी, एक बार नहीं 4 बार सूखे राशन। 6 करोड़ लोगों को फ्री में गेहूं और दाल मिला। आज मैं बीजेपी के एक नेता की बाइट देख रहा था, इतने झूठे हैं।
गेहूं दिया ही नहीं जा राजस्थान की जनता को। हमने केंद्र की भारतीय मोदी सरकार से 21 रुपए किलो में गेहूं खरीद के राजस्थान की जनता को फ्री में बांटा है कोरोना संकट में। बिल्कुल, ये थे प्रताप सिंह जी खाचरियावास, जिनका कहना था कि जिम्मेदारी के साथ काम होगा, जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ा जाएगा। अगर कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो सरकार काफी अच्छे से लोगों के काम कर पाएगी। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर। बीजेपी नेता अशोक परनामी भी साधु वासवानी स्कूल पहुंचकर उन्होंने मतदान किया। शांति धारीवाल भी वोट देने के लिए पहुंचे हैं। पिछले 3 दिनों के अंदर शांति धारीवाल ने पूरे कोटा शहर के अंदर अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में रैलियां भी की और अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट भी मांगे। आज खुद मंत्री शांति धारीवाल यहां पर वोट करने के लिए सहपरिवार पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें कोटा से, जहां पर मंत्री शांति धारीवाल, शाकिर अली हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शाकिर, लंबी रैलियों के बाद आज खुद मंत्री शांति धारीवाल भी वोट करने के लिए पहुंचे हैं। अरे क्या कर रहे हो शाकिर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शाकिर से बात करेंगे, लेकिन सीधी तस्वीरें इस वक्त कोटा से, जहां पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल वोट करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। सहपरिवार पिछले 2 दिनों से शांति धारीवाल लगातार वहां पर अपने प्रत्याशियों के समर्थन में रैली भी कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें कोटा से, मतदान केंद्र में मंत्री शांति धारीवाल अंदर घुस चुके हैं और अब यहां पर मतदान किया जा रहा है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, फिलहाल कोविड-19 गाइडलाइंस का पालना की भी सख्ती की जा रही है। मतदान केंद्र में घुसने से पहले वोटर को अपना हाथों को सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी अंदर ख्याल रखा जा रहा है, मास्क की अनिवार्यता भी है वोट देने के समय, और इन सभी नियमों का पालन करते हुए आपको यहाँ पर मंत्री शांति धारीवाल भी नजर आएंगे। मतदान करने से जाने से पहले उन्होंने अपने हाथों को सैनिटाइज किया और इस समय वो यहाँ पर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार सक्रिय शांति धारीवाल कोटा में। मतदान के बाद संभवतः वो मीडिया से भी मुखातिब होंगे। फिलहाल ये मतदान कक्ष के भीतर की तस्वीरें, जहां पर मंत्री शांति धारीवाल मतदान कर रहे हैं। कोटा उत्तर के जो हाई प्रोफाइल वार्ड नंबर 51 से उम्मीदवार सुनील सुचालका, उसके बाद में अनिल सुचालका जो यहां से खड़े हुए हैं। और शाकिर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शाकिर, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है जी। देखिए, शांति धारीवाल मतदान केंद्र से बाहर आ रहे हैं और मतदान उन्होंने कर दिया है। उनके पुत्र अमित धारीवाल भी उनके साथ में मौजूद है और जो प्रत्याशी हैं इस वार्ड की रेणु नरवाला जी, वो भी उनके साथ में मतदान के लिए पहुंची है। 5 रोड शो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने किए।
कुछ ये मतदान स्थल से बाहर निकल रहे हैं और कुछ देर बाद मीडिया से भी बातचीत करेंगे। 5 रोड शो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में किए हैं। कोटा उत्तर में 3 रोड शो किए और 2 रोड शो कोटा दक्षिण में उन्होंने किए हैं। तो अब मतदान का दिन आ गया है। कोटा उत्तर में आज मतदान हो रहा है। मतदान का दिन आ गया है। कोटा उत्तर में आज मतदान हो रहा है। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का ज्यादातर इलाका इसी में आता है। तो यूडीएच मंत्री ने पूरी ताकत जो है उत्तर निगम में लगा रखी थी और अब आज मतदान के लिए वो पहुंचे हैं और कुछ देर बाद मीडिया से भी वो बात आ रही है। यार संजय भी उधर से आओ ना आप यार। तो मंत्री शांति धारीवाल वोट करके बाहर निकलते हुए उनके साथ उनकी प्रत्याशी भी बताई जा रही हैं। तमाम मीडिया कर्मी भी वहां पर मौजूद है, कोशिश कर रहे हैं बात करने की क्या कुछ रहेगा, क्योंकि पिछले 2 दिनों के अंदर कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण के अंदर मंत्री शांति धारीवाल ने ताबड़तोड़ रैलियां की अपने प्रत्याशियों के समर्थन में। इस वक्त मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री शांति धारीवाल ये करीब 20% वोटिंग हो चुकी है सर। 2.5 घंटा निकल चुका है। देखिए लोगों में उत्साह है शहर के विकास का। सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है कि शहर के निवासी जो हैं यहाँ का विकास चाहते हैं। 20 साल तक लगातार सिर्फ एक बार को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का निगम रहा, एक उपलब्धि नहीं कर पाए। कोटा शहर को कचरों का तो जो है वो शहर बना दिया, सांड सिटी बना दिया। मैंने यानी कि जितना विकास जो कुछ कांग्रेस करती थी वक्त पर जब भी राज्य सरकार कांग्रेस की बनती थी, उन सबको अगर बिगाड़ा किसी ने किया है तो इन्होंने किया है, भारतीय जनता पार्टी वालों ने किया है। तो जनता जानती थी जी। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि कभी प्रचार में नहीं गया। प्रचार में जावे कैसे, क्योंकि लोग बाग जो है वो कपड़े खींचेंगे इनके। तो बाहर वालों को बुलाया और बाहर वालों को बुलाया तो उन्होंने भी ये सोचा कि यार ये तो खाली जमीन है, ये दक्षिण जो है ये दक्षिण तो बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ है। तो राजेंद्र सिंह राठौड़ जो है वो खुद के लिए ही एग्जामिन करते रहे, क्योंकि वो तो वक्त में हर चुनाव में अपनी जगह बदल लेते हैं। तो दक्षिण में वो इसी इरादे से घूमते रहे कि देखे शायद मैं हो सकता है अगले चुनाव में दक्षिण से चुनाव लड़ लूं। तो ये तो अपने पर्पज से आए हुए हैं, बल्कि इन्होंने शहर में आकर के शहर में कोरोना और फैला दिया। किरण जी जो है वो कोरोना से ग्रसित हो गई। वो चित्तौड़ के जो आए थे एमपी साहब वो कोरोना से ग्रसित हो गए। यहाँ के जितने भी लोकल लीडर थे, चाहे जगदीश जिंदल थे, लक्ष्मण सिंह खींची थे और जो हेमंत थे, ये सब जो है कोरोना से ग्रसित हो गए। अब ये कोरोना से ग्रसित हैं भी कि नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि कोरोना के बहाने जो है ये घर पे क्वारंटाइन हो गए ताकि जनता में नहीं निकल पाए। इनकी हालत जो है इस तरह की हो गई कि ये जनता को फेस नहीं कर पा सकते। जनता चाहती है यहाँ के लोकल समस्याओं का निराकरण, जो नगर निगम के कार्य क्षेत्र की चीजें हैं, जो राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र की है, जो भारतीय देश के सरकार की, केंद्र सरकार की कार्य क्षेत्र की, वो एक अलग चीज है। लेकिन नगर निगम से कम वो ये तो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि लाइट जलती रहे, सफाई होती रहे, नाली पटान वगैरह 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 सब दुरुस्त रहे। कुछ नहीं किया इन्होंने। हम जो बना के जाते थे, जब भी हम बनाते थे उसको तो और उनकी टूट फूट भी जो है रख रखाव भी नहीं कर पाए। जयपुर का प्रभार भी आपके पास है, जोधपुर मुख्यमंत्री का गृह जिला है, 3 नगर निगमों में कुल मिलाकर। मैं जयपुर में भी काम कर रहा हूँ और जयपुर में भी आपने निश्चित तौर पर देखा होगा कि 1.5 सालों में कितने नए प्रोजेक्ट हम लाए जिन पर बड़ा जोरों से काम चल रहा है। हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लाए। कोटा में ही देख लो ना यार, अभी तो 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल में 2890 करोड़ रुपए के तो काम सड़क पे चालू हो चुके हैं। 1029 करोड़ रुपए के काम जो है पाइपलाइन में, जो 2-3 महीने में चालू होने वाले हैं। अभी तो 2 साल भी पूरे हुए हैं, आगे 3 साल में तो पता नहीं क्या होगा। मंत्री जी, एक नोटिस चुनाव आयोग ने दिया है रोड शो। ये नोटिस तो आते रहते हैं भाई। मैं अगर किसी जगह जा रहा, अभी ये 5 से तो ज्यादा आप यहीं खड़े हो, तो मेरा कसूर है क्या इसमें? मुझे 2 जीपे अलाउड, 2 व्हीकल्स अलाउ थे, मैंने दूसरा व्हीकल नहीं लिया।
एक अकेले व्हीकल पे चला हूं और एक अकेले व्हीकल में 4 आदमी से ज्यादा नहीं बैठे। 2 मेरे पीएसओ थे और एक जिला कांग्रेस का अध्यक्ष था। समझे आप? अब मैं किसी जगह जाता हूं और मान लीजिए वहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो ये तो संभव नहीं है कि मैं भीड़ के धक्का दे दे करके अलग करूं। जांच करा लो, खूब जांच कराओ। अगर मेरे साथ में 5 से ज्यादा आदमी गए हों तो मुझे बता दो भाई। अब मैं जहां पर जा रहा हूं वहां पर मान लीजिए 150 आदमी खड़े हो जाते हैं, मेरे से स्वागत करने के लिए खड़े हो जाते हैं, या मुझे किसी प्रकार की कोई शिकायत पत्र देने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो मेरा क्या कसूर है? क्या कसूर है? आज जो फोटो, कल जो भास्कर में फोटो छपा है राजेंद्र जी राठौड़ का, उसी को देख लो। उसमें 5 के बजाय में तो कोई 10-15 आदमी था, इससे ज्यादा होते भी नहीं है बेचारों के। सर, 2 नगर निगम को पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट कहा जा रहा है। भाई पॉलिटिकल असेसमेंट नहीं है, ये कोई एक्सपीरियंस, वो क्या कहते हैं आपका, एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये सिर्फ इस बात के लिए 2 नगर निगम बनाए गए हैं ताकि शहरों का विकास का समुचित उपयोग पार्षद कर सके। छोटे छोटे वार्ड होंगे तो पार्षद की फिर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बड़े वार्ड होते हैं तो मतदाता पूछता है, नागरिक पूछते हैं कि कहाँ थे, कि साहब मैं उधर था, और यूं बहाना करके चल देते हैं। जब छोटे वार्ड होंगे, इसका बोर्ड बनेगा, कांग्रेस का मेयर बनेगा। जयपुर की जनता ने निश्चय कर लिया है जयपुर हेरिटेज की कि आज जो मतदान होगा वो कांग्रेस के पक्ष में होगा, और हम आने वाले दिनों में बोर्ड बनाकर, अपना मेयर बनाकर जयपुर की जनता की और अधिक सेवा करेंगे। सर, आपने बहुत मेहनत की इन चुनाव में और टिकट का जिम्मा भी आपके पास ही रहा, लेकिन जो अल्पसंख्यक वार्ड है वहाँ बागी जो खड़े हुए हैं, उनसे लगता है कोई परेशानी आपको? कोई परेशानी नहीं है। पूरे हवा महल विधानसभा क्षेत्र में 1 या 2 बागी की आप उनको संज्ञा दे सकते हैं। मैं इसलिए संज्ञा नहीं देता कि वो जो लोग खड़े हैं वो कांग्रेस के सदस्य ही नहीं है। उनके परिजन कांग्रेस के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन जो लोग खड़े हैं बागी के रूप में इन 2 जगह पे, वो पार्टी के सदस्य ही नहीं है, इसलिए मैं उनको बागी नहीं मानता। अशोक परनामी जी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने चलाकर चुनाव को 1 वर्ष लेट किया। मैं समझता हूं अशोक परनामी जी पूरी तरीके से राजनीति से कट गए हैं। उनका कोई संवाद नहीं रहा अपने नेताओं से। जब हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले शांति धारीवाल जी ने, हमारे जो कानून मंत्री हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने गुलाब कटारिया जी से भी बात की थी, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं। वो स्वयं इस बात से सहमत थे कि इन परिस्थितियों में चुनाव अगर टाले जा सकें तो टाले जाने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस बात की रिक्वेस्ट करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि परनामी जी के संज्ञान में नहीं है ये बात, क्योंकि परनामी जी को भारतीय जनता पार्टी ने, भले प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन सारी गतिविधियों से सबसे एकदम से उनको कट कर दिया है। उनको किस बात की जानकारी न तो दी जाती, न वो लेने की कोशिश करते। तो इस अज्ञानता में परनामी जी ने ये बात कह गए लगते हैं। सर, हाइब्रिड फॉर्मूला चर्चाओं में रहा है पूरे चुनाव से। हाइब्रिड फॉर्मूला खरीद फरोख्त को रोकने का एक जरिया है। मैं बार बार एक बात समझाता हूं कि आज मान लीजिए जयपुर हेरिटेज के चुनाव हो रहे हैं, जिस दल को यहां बहुमत मिलता है, बोर्ड बनता है जिसका, अगर उसमें चूंकि यहां ओबीसी महिला की सीट मेयर के लिए रिजर्व है, अगर उस दल में जिसको बहुमत मिलता है कोई ओबीसी महिला जीतकर नहीं आती है, उस परिस्थिति में क्या होता है? उस परिस्थिति में खरीद फरोख्त शुरू होती है। उस परिस्थिति में नापाक गठजोड़ शुरू होते हैं। हमने एक फार्मूला दिया है कि भाई कोई ऐसा वर्ग जिसके लिए महापौर की सीट या निकाय प्रमुख की सीट रिजर्व है, बोर्ड बनाने वाले दल में अगर उस वर्ग का व्यक्ति जीतकर नहीं आता है तो उनके लिए एक ये छूट रहे कि वे किसी को भी चाहें जो पार्षद बनने की योग्यता रखता हो, उसको अपना उम्मीदवार बनाकर खड़ा कर सकते हैं। इससे जिसका बोर्ड बनेगा, जिसका बहुमत आएगा, उसको एक खुली छूट मिलेगी। कोई किसी तरह की खरीद फरोख्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार ऐसा भी हुआ है पिछले समय में कि एक व्यक्ति जो किसी वर्ग विशेष का, जिसके लिए निकाय प्रमुख की या कोई प्रमुख की सीटें आरक्षित थी, उसको मौका मिल गया, क्योंकि जिस दल को बहुमत मिला उसमें उस वर्ग का प्रतिनिधि नहीं था।
तो ये आरोप तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए लगा रही है कि आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में और कुछ नई वो जुड़ गए हैं, क्या कहना चाहिए, बिंदु। खरीद फरोख्त में माहिर होना चाहिए, ये आजकल भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख एजेंडा हो गया है। हम कर्नाटक की बात करें, हम गुजरात की बात करें, हम मध्य प्रदेश की बात करें, हम गोवा की बात करें, हम मणिपुर की बात करें, और अभी हाल ही में जिस तरीके से राजस्थान में खरीद फरोख्त की जो कोशिश हुई वो आप सबके और जनता के सामने है। और भारतीय जनता पार्टी में उसी को महत्व मिलेगा जो खरीद फरोख्त में माहिर होगा और खरीद फरोख्त करने में सक्षम होगा। तो उनको ये लग रहा है कि खरीद फरोख्त की सारी संभावनाएं खत्म हो गई निकायों में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये खरीद फरोख्त को रोकने का हाइब्रिड फॉर्मूला एक तरीका है और हम इस तरीके का पुरजोर समर्थन करते हैं। कितनी सीटें सर 100 में? यह एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।